12 साल में पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने सदन में कोई बिल पेश किया हो और वो पास ना हुआ हो। बीजेपी महिला के आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास कराने की कोशिश में थी। सदन की कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे तक चली, लेकिन बिल खारिज हो गया, गिर गया। अगर ये अधिनियम पास हो जाता तो संविधान का 131वां संशोधन कहलाता। इस विधेयक को पास कराने के लिए बीजेपी को जिन संख्या बल की जरूरत थी वो अभी पार्टी के पास सदन में नहीं है। सदन में बिना विपक्ष के सहयोग के इसे पास नहीं कराया जा सकता था। 2/3 वोटों की जरूरत है। विधेयक के गिरते ही केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शासित प्रदेशों के परिसीमन से जुड़े 2 अन्य विधेयक जो इस संवैधानिक संशोधन से सीधे जुड़े थे, अब विपक्ष का सहयोग न मिलने के कारण गिर गए हैं। अगर सरकार को अब इसे दोबारा पास कराना है तो उसे 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो अभी मोदी सरकार के पास सदन में नहीं है। ऐसे संवेदनशील विषय आमतौर पर बिना विपक्षी सहयोग के पास नहीं होते। किसी भी सरकार के पास 2/3 बहुमत संसदीय इतिहास में नहीं रहा है। कैसे गिरा यह बिल? संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के समर्थन में 298 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 230 मत पड़े। इस विधेयक को पास होने के लिए कम से कम 232 वोट चाहिए थे, लेकिन विधेयक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर सका। विपक्ष का आरोप था कि यह बिल 2029 से महिलाओं को आरक्षण देने का नाम लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों को लोकसभा में हिस्सेदारी कम करने, राजनीतिक नक्शा बदलने और जातीय जनगणना टालने की साजिश है। यह आरोप क्यों लगा, यह समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। आजादी के बाद से ही हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का नया बंटवारा होता है। 1953 में हुआ, 1963 में हुआ, 1973 में भी हुआ। हर बार आबादी बढ़ी और सीटें भी बढ़ी। 1952 में 294 सीटें थी, 1973 तक बढ़कर 543 हो गई। यह सिस्टम इसलिए था ताकि हर एमपी लगभग बराबर लोगों की नुमाइंदगी करे। लेकिन 1976 में सब कुछ बदल गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कर दिया। यह अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी में एक फैसला लिया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 1971 की जनगणना के हिसाब से फ्रीज कर दी जाए। मतलब आबादी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, सीटें 543 ही रहेंगी। ये सुनने में अजीब लगता है। सीटें क्यों फ्रीज करेंगे? इसकी वजह बहुत प्रैक्टिकल थी। भारत में कुछ राज्यों ने फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लिया था। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी आबादी कंट्रोल की, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही। अब अगर सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ती तो जिन राज्यों की आबादी कम थी उनकी सीटें कम हो जाती और जिन्होंने नहीं आबादी कंट्रोल की उनकी बढ़ जाती। मतलब अच्छा काम करने वालों को सजा और ना करने वालों को इनाम। ये बड़ा अनफेयर होता। इसलिए सीटें इंदिरा सरकार ने फ्रीज कर दी। 2001 में 84वें अमेंडमेंट से इस फ्रीज को और आगे बढ़ाया गया। तय हुआ कि सीटों में बदलाव 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक नहीं होगा। लेकिन इस फ्रीज की वजह से एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। 1971 में भारत की आबादी करीब 55 करोड़ थी और 543 एमपी थे। मतलब एक एमपी करीब 7.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता था। आज आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन एमपी वही 243 है। अब एक एमपी करीब 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। फर्क समझिए, 7.5 लाख से 25 लाख। अब आते हैं 2023 पर। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से एक कानून पास किया जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। इस कानून में प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी कि 33% रिजर्वेशन लागू होगा। लोकसभा में 454 वोट इसके पक्ष में पड़े, सिर्फ 2 विरोध में गए। राज्यसभा में तो एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी गई, यह रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब अगली जनगणना हो और उसके बाद डिलिमिटेशन पूरा हो। डिलिमिटेशन का मतलब है सीटों की संख्या और उनकी सीमाओं का नया बंटवारा। विपक्ष ने यह शर्त नहीं मानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मांग की थी कि यह रिजर्वेशन 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो जाए, और यही पेच फंस गया। 2021 की जनगणना कोविड की वजह से टलती गई। सरकार ने 5 साल तक इसे शुरू नहीं किया। यह डिजिटल सेंसस अभी अप्रैल 2026 में शुरू हुआ है और इसके नतीजे 2027 तक
आने की बात हो रही है। अगर पुराने नियम के हिसाब से चलते हैं तो पहले सेंसस पूरा होता, फिर डिलिमिटेशन होता, फिर कहीं जाकर महिला रिजर्वेशन लागू होता। इस हिसाब से 2034 तक भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। 131वें अमेंडमेंट बिल में प्रपोज किया गया है कि आर्टिकल 82 के उस प्रोवाइजो को हटा दिया जाए जो कहता है कि डिलिमिटेशन सेंसस के बाद ही होगा। मतलब अब सेंसस का इंतजार किए बिना ही डिलिमिटेशन हो सकता है। सरकार का प्लान है कि 2011 की जनगणना के डेटा के आधार पर सीटों का नया बंटवारा कर दिया जाए। इसके साथ ही आर्टिकल 334 ए में भी बदलाव प्रपोज किया गया है ताकि महिला रिजर्वेशन डिलिमिटेशन के तुरंत बाद लागू हो जाए, सेंसस का इंतजार न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 तक महिला रिजर्वेशन लागू करने की डेडलाइन रखी है। अब यहां से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि यह बिल सिर्फ महिला रिजर्वेशन के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, उत्तर बनाम दक्षिण का। अगर सीटें का बंटवारा सिर्फ आबादी के हिसाब से हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें अनुपात में कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की बढ़ जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश को 17 नई सीटें मिल सकती है। वहीं केरल की सीटों में 30% तक की कमी आ सकती है, तमिलनाडु में 23% तक। कुल मिलाकर हिंदी बेल्ट के राज्यों को करीब 43 नई सीटें मिल सकती है, जबकि दक्षिण भारत 24 सीटें खो सकता है। इसलिए विपक्ष ने इस अधिनियम के खिलाफ वोट दिया है और विधेयक गिर गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा है कि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाकर सौंपी है, उसी के बल पर स्टालिन की सुलगाई चिंगारी ने दिल्ली के अहंकार को खाक कर दिया है। परिसीमन के खिलाफ हमारी लड़ाई सफल रही। ये एआईडीएमके महासचिव ई के पलानीस्वामी के लिए भी चुनाव से पहली हार है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व बार बार यह आश्वासन दे रहा है कि दक्षिण राज्यों की भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार विश्वास में नहीं ले सका। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ेगी और सरकार जातीय जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष ने उन्हें नहीं माना है। बिल के फेल होने के बाद संसदीय मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे जुड़े 2 अन्य बिल, जिनमें सीमा निर्धारण परिसीमन वाला बिल भी शामिल है, वापस ले लिए जाएंगे। इन बिलों को अब राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी 12 साल में मिली इस पहली संसदीय हार को भी अपने पक्ष में भुनाने में सफल दिखाई दे रही है। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपील की थी कि वो अपनी अंतरात्मा पर विचार करें और परिवार की महिलाओं को याद करें। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को उनका हक देने का समय आ गया है। बिल के हारने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी बताया। एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में बारिश के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता एक सुर में विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। उनका कहना था कि विपक्ष महिला विरोधी है, उनकी वजह से महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं। तीनों जगह पर बीजेपी की अगली रणनीति यही है कि सत्तारूढ़ दलों को महिला विरोधी साबित किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब विपक्ष को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने पार्टी लाइन को यह भी इशारा कर दिया है कि महिला कानून और परिसीमन को लेकर कैसे विपक्ष को घेरना है। उन्होंने इसे लेकर एक स्पष्ट योजना भी तैयार कर दी है। हमने महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में पहले भी देखा है, बीजेपी के वोट शेयर और ज्यादा सीट हासिल करने के पीछे महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी को माना गया। बीजेपी की राजनीति समझने वाले लोग कहते हैं कि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर है। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं महिला केंद्रित है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन जैसी पहलों ने महिलाओं को प्रभावित किया है। कुछ राज्यों में लाडली बहन स्कीम ने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहन जैसी वित्तीय सहायता योजनाओं को भी लागू करती है। 3 तलाक और महिला सुरक्षा को लेकर मुखर रहने का फायदा चुनावी राज्यों में मिलता रहा है। महिलाएं आधा आबादी हैं। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपने इसी वोट पर भरोसा कर रही है और इसी मुद्दे पर ये बातें विपक्ष के खिलाफ जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।